हेलो स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हमने तीसरा पार्ट पढ़ा था और आज इस तीसरे पार्ट के कुछ प्रश्नोत्तर है। इन्हीं प्रश्नोत्तरों के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तर है जो इसके बारे में बात करते हैं। लेसन 3 पहला प्रश्न है, भारत में कानून निर्माण का कार्य किसे दिया गया है? इस प्रकार का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन आप एक देखेंगे संसद, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा देख लीजिए आप राज्यपाल, चौथा राष्ट्रपति। इनमें से किसे भारत में कानून के संबंध में निर्माण करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा संसद को। संसद ही भारत में कानूनों का निर्माण कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है और किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक है उस पर केवल चर्चा संसद में की जाएगी। इवन इतना बाकी इन तीनों को कोई अधिकार नहीं है। दूसरा प्रश्न है, भारत में संपूर्ण संप्रभुता किसे दी गई है? संपूर्ण संप्रभुता का मतलब आपको मैंने बताया था, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय कैसा, आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों प्रकार के जो निर्णय जो देश ले सकता है उसे कहते हैं संप्रभु देश। यानी कि भारत की संप्रभुता किसके पास है? भारत की संप्रभुता ऑप्शन एक देखिए राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा संसद। तो इनमें से संप्रभुता किसे दी गई है? इनमें से भारत में जो संप्रभुता है वो केवल संसद को ही प्राप्त है। संसद ही क्या कर सकती है, समय समय पर जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको लागू करवा सकती है। यानी संपूर्ण रूप से संप्रभुता संसद को दी गई है। इस बात को आप ध्यान रखें। इसी तरह तीसरा प्रश्न देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय, धन विधेयक के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किसे है? निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? ये जो निर्णय है वो केवल और केवल लोकसभा को दिया गया है। लोकसभा ये क्या कर सकती है, कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो केवल लोकसभा में किया जा सकता है और किसी भी हाउस को इसके बारे में कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक है या नहीं इसका प्रमाण पत्र केवल लोकसभा देती है। ठीक है, आपने 3 प्रश्न इसमें देखे। चौथा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं सदन में। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन आपने जब ये पार्ट तीसरा पढ़ा था मैंने आपको बताया था। संयुक्त अधिवेशन, मान लीजिए संसद है, इस संसद के 2 हाउस है, एक तरफ लोकसभा और दूसरी तरफ राज्यसभा। तो ये बीच में जो ये जगह है ये सेंट्रल, इसको बोलते हैं सेंट्रल हॉल। यानी कि ये एक हॉल है, ये वही हॉल है जिसके अंदर संविधान लिखा गया था बैठकर। ये सेंट्रल हॉल है। जब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में से किसी विधेयक पर विरोधाभास हो जाता है या किसी बिल पर
एक सहमति नहीं होती है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को इस सेंट्रल हॉल पर बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन के लिए कि चलो संयुक्त अधिवेशन करना है। तो अब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या कार्य हैं, लोकसभा अध्यक्ष कैसे नियुक्त किए जाते हैं, इनके बारे में अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। तो आपने जाना संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, पहले भी आपको बताया था मैंने, एक बार फिर से आपने देखा। अब बात करते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, संसद के निर्वाचित सदस्यों को, निर्वाचित यानी कि केवल लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि लोकसभा के संसद के निर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? संसद के जो निर्वाचित सदस्य होंगे यानी कि लोकसभा के सदस्य, इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो इसका सही आंसर है लोकसभा में एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर ये क्या करेंगे, लोकसभा को, लोकसभा के जो बाकी जो मेंबर हैं जो चुन के आए हैं 545 सदस्य जितने भी हैं उन सभी को ये शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, देखिए जब लोकसभा के सदस्य चुन के आते हैं 545 सदस्य, तब राष्ट्रपति क्या करता है भाई, इन सभी को एक साथ राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे 545, तो राष्ट्रपति कैसे दिला पाएगा, इतने लोग, इतने सारी संख्या में सांसदों को शपथ कैसे दिलाई जा सकती है? तो राष्ट्रपति क्या करता है, इन पे 545 लोगों में से ही एक जो सीनियर जो व्यक्ति होता है, सीनियर व्यक्ति जो सीनियर सांसद है उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम तुमको प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, प्रोटेम स्पीकर आपको नियुक्त करते हैं और आप अनिस की शपथ लेती है, आप जाकर क्या करिए, बाकी सभी लोगों को क्या करें, शपथ दिलाएं। तो बाकी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर जाते हैं, आओ शपथ लेते हैं, हम ईश्वर की साक्ष्य मानते हैं, घोटाला नहीं करेंगे, हंगामा नहीं करेंगे। तो ये सब शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा स्पीकर दिलाता है। लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाता है। 6वां प्रश्न, लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने 545 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष स्वीकार करती है और एक व्यक्ति को सर्वसम्मति से अपना उपाध्यक्ष स्वीकार करती है। यानी कि 545 में से अपना एक सदस्य होगा। तो क्या अध्यक्ष को अलग से शपथ लेनी पड़ेगी? नहीं, अध्यक्ष को अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष क्या है, लोकसभा का एक सदस्य है होने के नाते, एक साधारण जो सांसद होता है उसी के नाते वो शपथ लेगा, अलग से शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है। 7वां प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त 12 सदस्य जो होते हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? जो 12 सदस्य हैं उनको जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 क में। अनुच्छेद 80 क, अनुच्छेद 80 क के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, वाणिज्य, समाज सेवा, अर्थशास्त्र इनमें अपनी विशेष योग्यता या विशेष काम किया है। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 क में किया गया है। ठीक है। इसी तरह लोकसभा में जो 2 सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग होते हैं लोकसभा में, तो इन लोगों को भी राष्ट्रपति है वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो वो 2 सदस्य जिसका उल्लेख है वो संविधान के
अनुच्छेद 330 में किया गया है कि 330 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, लोकसभा में 2 लोगों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा जो आंग्ल भारतीय समुदाय से होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 8वां प्रश्न, राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का उल्लेख है, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा है, और अनुच्छेद 79 के तहत संसद का प्रावधान किया गया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। ठीक है, 9वां प्रश्न, राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? कौन होंगे? राज्यसभा के सभापति जो है वो भारत के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे उस समय वही क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। यानी कि जो भी पद पे होगा उसको डायरेक्ट ही क्या करेगी, राज्यसभा अपना सभापति स्वीकार कर लेगी, वो चाहे वो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है इससे। अगला प्रश्न है, संसद के कोई 2 कार्य बताइए। 10वां प्रश्न, संसद के 2 कार्य। संसद के 2 कार्य कौन कौन से हैं? संसद के कोई भी आपको 2 कार्य बताने हैं। पहला देखिए आप इसमें, विधि निर्माण करना, यानी कानूनों का निर्माण करना, विधि निर्माण। संसद समय समय पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। दूसरा कोई भी कार्य बता सकते हैं, जैसे संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में मिलता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन संसद कर सकती है। ये 2 कार्य आपने देखे। अगला है, अगला प्रश्न 11वां, संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखें। यानी कि लोकसभा में जो भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। इस बात को आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, लोकसभा में लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कि 25 वर्ष पूर्ण कर चुका हो या 25 वर्ष से अधिक उम्र का हो। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य बनने की जो उम्र है वो 25 वर्ष है। तो प्रधानमंत्री बनने की उम्र भी कितनी हो गई? 25 वर्ष हो गई। 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक है। तो इन बातों को ध्यान में रखें। इसी तरह से एक प्रश्न और देख लेते हैं, 12वां, राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र, बनने की आयु या उम्र कितनी है? तो राज्यसभा में आप देखेंगे 30 वर्ष निर्धारित की गई। कितनी? 30 वर्ष। 30 वर्ष का हो या 30 वर्ष से अधिक उम्र, 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, वही क्या बन सकता है? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता में उसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अगला 13वां प्रश्न है, संसद में लोकसभा
के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? किससे देंगे? लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। जो भी उपाध्यक्ष होगा उसको अपना त्यागपत्र दे देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे देगा। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे में अपना त्यागपत्र ले लेते हैं, दे लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है गणपूर्ति कोरम क्या है? गणपूर्ति कोरम, गणपूर्ति कोरम क्या है? यानी कि जब भी सेशन चलता है सदन का, तब ऐसे में जब सदस्य नहीं आते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे में गणपूर्ति कोरम का जो नियम है वो लागू होता है। यानी कि 500, मान लीजिए लोकसभा 545 सदस्य है, इसका 10% जो लोग होंगे वो, अगर इतने लोग कम से कम शामिल हैं, इसका 10% निकल के आता है 55। यानी कि 55 सांसद अगर लोकसभा में उपस्थित है तभी सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। जैसे आप क्लास में देखते हैं, जब स्टूडेंट कम आते हैं, बरसात आ जाती है किसी समय, तब ऐसे में टीचर्स क्या सोचते हैं कि बच्चे कम आए हैं तो आज उनको बोलते हैं होमवर्क करो या और कोई गतिविधियों के लिए उनको कह देते हैं। तो कम अनुपस्थिति ज़्यादा होने पर 55% अनिवार्य है, इतने तो होनी चाहिए। अगर इतने भी नहीं है तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। इसी तरह 14वां प्रश्न है, संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं क्या है? संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं, संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं क्या है? संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं, पहला, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, दिवालिया और पागल घोषित ना हो। ये तीनों बातें जो है वो संसद की योग्यता बनने में शामिल है। अगला प्रश्न है, संसद में, सॉरी गलत हो गया, राज्यसभा में सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? किसे देंगे? सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो यहाँ सभापति है, यानी कि आपने जब सभापति पढ़ा, सभापति के बारे में आपको जब मैंने बताया, तो सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति को क्यों देगा? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, इसलिए किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा, क्योंकि राज्यसभा में जो अध्यक्ष नहीं होता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति जो भी भारत में होंगे वही क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, नहीं डायरेक्ट सीधे पद से आएंगे। तो उपराष्ट्रपति है, जो राज्यसभा का सभापति है, वो क्या है? वो सभापति ना होकर क्या है? पहले उपराष्ट्रपति है, तो अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को सौंपेगा, न कि उपसभापति को, और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देगा। तो ये कुछ बातें आपने इस वीडियो में जानी। 15 प्रश्न हमने हल करने का प्रयास किए हैं। तो इन 15 प्रश्नों में फिर से आप इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।